दोस्तों क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हालांकि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है 12वीं की जो अर्थशास्त्र है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मुद्रा एवं उसके कार्य, यानी कि मनी एंड इट्स फंक्शन। तो आज हम लोग मुद्रा की परिभाषा, अभिप्राय जानेंगे और मुद्रा के क्या कार्य है वो जानेंगे। तो पहले आप देखिए, ये बोर्ड के एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार बोर्ड में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जब पैसा का आविष्कार नहीं था, तो उस समय में वस्तु को ही मुद्रा माना जाता था, यानी कि कोई वस्तु को ही मुद्रा माना जाता था। और उस समय लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु का जो विनिमय होता है, एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान होता है, वह वस्तु द्वारा ही होता है और विनिमय का कोई सर्वमान्य माध्यम नहीं होता। अर्थात वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे कि देखिए, चावल दे करके आप आइसक्रीम खरीदते हैं तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। अगर आप गेहूं दे करके गांव घर में तरबूज खरीदते हैं तो ये क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें हम एक वस्तु देते हैं और उसके बदले में हम दूसरा वस्तु लेते हैं, यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तो मुद्रा विनिमय प्रणाली आया। क्या आया? मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या होता है जानते हैं? मुद्रा से वस्तु का लेन देन मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे आज हम लोग मुद्रा, आजकल पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, तो मुद्रा विनिमय प्रणाली है। लेकिन पहले तो मुद्रा का आविष्कार था नहीं, तो वस्तु को मुद्रा मानते थे और उस समय वस्तु देते थे और वस्तु लेते थे, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु, तो वस्तु विनिमय प्रणाली था। लेकिन अभी क्या है? मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। कठिनाइयाँ यानी कि समस्या। ये एग्जाम में पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को लिखे या वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं को लिखे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। दीर्घोत्तरीय में आप 5 पॉइंट में लिखिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी दोहरे संयोग का अभाव। देखिए, दोहरे संयोग का अभाव का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता से मिलनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास कपड़ा है और वह चावल खरीदना चाहता है, तो अगर दूसरे व्यक्ति के पास चावल है और वह कपड़ा खरीदना चाहता है, तब दोनों व्यक्ति आपस में लेन देन करेंगे, अन्यथा वस्तु का लेन देन नहीं करेंगे। वही दोहरा संयोग कहलाएगा। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता था जब व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो। जब दोनों व्यक्ति के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने के लिए तैयार हो, परंतु ऐसा संयोग संभव नहीं था। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि एक व्यक्ति चावल के बदले में कपड़ा चाहता है तो वह विनिमय भी उसी व्यक्ति से करेगा जिसे कपड़ा के बदले में चावल चाहिए। परंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा दोहरा संयोग नहीं हो सकता, मतलब बहुत कठिनाई से मिलती है। तो ये दोहरे संयोग का क्या था? अभाव था। तो ये तो पहला हो गया, दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा है क्रय शक्ति संचयन में कठिनाइयाँ। देखिए, क्रय शक्ति संचयन में कठिनाइयाँ का मतलब क्या होगा समझते हैं? अब मुद्रा है तो हम उसका संचय कर लेते हैं, संचय मतलब उसको इकट्ठा कर लेते हैं भविष्य के लिए। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में इकट्ठा करने में समस्या होता था। क्रय शक्ति संचयन में कठिनाई था, मूल्य संचयन, मूल्य को इकट्ठा करने में कठिनाई था। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में एक प्रमुख कठिनाई यह था कि भविष्य के लिए विनिमय, भविष्य के लिए उस वस्तु का संचय नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अधिकांश वस्तुएं नष्ट हो जाती है ना। जैसे आप सोचिएगा कि जैसे मेरे पास दूध है, अब मैं उस दूध को 5 दिन मतलब रख लूँ, अब बाद में जो व्यक्ति हमको घी देगा हम उसी को दूध देंगे, तो वो तो दूध तो खराब हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास मछली है या हरी सब्जी है,
और वो सोचता होगा इसके बदले में हमको दाल चाहिए, तो दाल वाला व्यक्ति को खोजेगा, लेकिन तब तक तो वह 2-4 दिन में खराब हो जाएगा ना। तो यही है कि बहुत सारी मुद्रा है तो उसको आप संचय कर सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्रय शक्ति संचय में कठिनाई होता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी वस्तुएं थी जिसे अगर हम इकट्ठा करके रखते तो भविष्य में वो वस्तु खराब हो जाती। तो दूसरा समस्या ये था। तीसरा समस्या सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। देखिए, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव का मतलब ये हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ ये भी था कि किसी वस्तु का मूल्य फिक्स नहीं था। मतलब अभी पैसा है तो मूल्य फिक्स है, लेकिन पहले किसी वस्तु का मूल्य फिक्स नहीं था। मान लीजिए कि 1 केजी चावल के बदले में कितना किलो दाल लेंगे, है ना, 1 किलो चावल के बदले में कितना मीटर कपड़ा मिलेगा, मतलब कोई मूल्य फिक्स नहीं था, तो मूल्य मापक का अभाव था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का कोई मानक न होने के कारण विनिमय की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित करना एक कठिन काम है। उदाहरण के तौर पर यह निश्चित किया जाएगा कि कितने गेहूं के बदले 1 मीटर कपड़ा मिलेगा या कितने गेहूं के बदले कितना कपड़ा मिलेगा। तो ये जो है ये एक मूल्य मापक का अभाव था किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में, क्योंकि कोई भी वस्तु का मूल्य फिक्स नहीं था कि किस वस्तु के बदले में कितना वस्तु दिया जाएगा। तो ये तीसरी कठिनाई थी किसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में तीसरी समस्या है। देखिए, अब वस्तु विनिमय प्रणाली का अगला कठिनाई था कि चौथा कि वस्तु विभाजन में कठिनाई। देखिए, वस्तु विभाजन में कठिनाई क्या है जानते हैं, जैसे 10 रुपया है तो आप 5-5 रुपया बांट लेते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी ऐसी वस्तु थी जिसको हम विभाजन करते तो वस्तु नष्ट हो जाता, जिसको अगर हम बांटते तो वस्तु खराब हो जाती, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। जैसे मान लीजिए कि 4 मीटर कपड़ा के बदले में 1 बकरी मिलेगा, तो 2 मीटर कपड़ा के बदले में आधा बकरी तो नहीं मिल सकता है, न तो बकरी तो मर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सजीव वस्तु थी जिसको हम बांटते तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती, वो नष्ट हो जाती। इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली की चौथी समस्या थी वस्तु विभाजन में कठिनाई, यानी कि विनिमय होने वाली वस्तुओं में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि उनका विभाजन करेंगे, बंटवारा करेंगे, तो वस्तु की उपयोगिता और मूल्य दोनों नष्ट हो जाएगा। जैसे जीवित जानवर, अगर मान लीजिए 2 मीटर कपड़ा के बदले में अगर आधा बकरी दिया जाता तो बकरी तो नष्ट हो जाती ना। तो इसीलिए वस्तु कुछ ऐसी वस्तु थी, सजीव वस्तु, जिसका हम विभाजन करते तो नष्ट हो जाता। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई थी, वस्तु विभाजन में कठिनाई। देखिए, चौथा क्या था, मूल्य हस्तांतरण का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत बड़ी समस्या थी कि मूल्य हस्तांतरण का अभाव। मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना मकान बेचा, आगरा का मकान बेचा, और वह इलाहाबाद में मकान ले जाना चाहता है, तो अगर वह व्यक्ति इलाहाबाद में मकान ले जाना चाहता है तो आगरा से तो अपने मकान को इलाहाबाद में नहीं ले जाएगा, है ना। तो यानी कि मूल्य को हस्तांतरण, जैसे अगर कोई व्यक्ति भैंस को बेच करके खरीदना चाहता है दिल्ली में ज़मीन, भैंस बेच करके दिल्ली में ज़मीन खरीदना चाहता है, तो भैंस लेकर के दिल्ली में तो जाएगा नहीं, है ना। तो मूल्य हस्तांतरण का अभाव की वस्तु विनिमय में मूल्य या क्रय शक्ति के स्थानांतरण में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। जैसे मान लीजिए कि एक मकान हमारा आगरा में है और हम उसे इलाहाबाद ले जाना चाहते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा करना संभव न था, लेकिन अब मुद्रा विनिमय प्रणाली में यह संभव हो गया कि हम आगरा के मकान को बेचेंगे और उसी पैसा से क्या करेंगे, इलाहाबाद में मकान खरीद लेंगे। तो ये मतलब ये मुद्रा को आने से इतना आसान हो गया। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य हस्तांतरण का अभाव था, क्योंकि एक वस्तु के बदले में अगर हमको दूसरा वस्तु खरीदना पड़ता था तो उस वस्तु को हम ले करके जाते थे, तो मूल्य हस्तांतरण का वो अभाव था कि उसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते वस्तु को, तो बहुत कठिनाइयाँ थी। तो देखिए, छठा पॉइंट है भावी भुगतान का अभाव। देखिए, भावी भुगतान मतलब समझते हैं कि अगर फ्यूचर में आप मान लेते हैं किसी व्यक्ति से उधार वस्तु ले लिए और उधार लेने के बदले में आप उसको फ्यूचर में दीजिएगा उस वस्तु को, तो भावी भुगतान का अभाव में मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य कम जाएगा फ्यूचर में, या उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई व्यक्ति को गाय कोई व्यक्ति आपसे कर्ज लिया और उसके बदले में वो आपको गाय दे दिया, तो गाय दे दिया तो समय के साथ साथ बाद में वो गाय बूढ़ी हो जाएगी और तब वो व्यक्ति आपको कर्ज चुका करके आपसे गाय लेगा, तो क्या उसका गाय उतना उपयोगी नहीं रहेगा। तो ये दिक्कत है।
कि बहुत सी भावी भुगतान का अभाव कि बहुत सी वस्तुओं का क्रय विक्रय ऐसा होता है जिनका भुगतान तुरंत न होकर भविष्य में किया जाता है, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं था क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ऐसी थी जिसके मूल्य स्थिरता का अभाव था, इसलिए एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का विनिमय उसी समय करना पड़ता था। अब मान लेते हैं कि पैसा मैं आपसे 500 रुपया लेता हूँ, तो फ्यूचर में आपको 500 रुपया दूंगा तो उतना मूल्य उसका वही रहेगा। अब मान लेता हूँ कि अगर मैं आप हमसे कोई मेरा जानवर ले लिए, मतलब कर्ज के बदले में, और जानवर ले लिया, बाद में 5 साल बाद आप हमको जानवर दीजिएगा तो जानवर का तो मूल्य काफ़ी कम जाएगा ना, क्योंकि जानवर के तो मान लेते हैं कि वो बूढ़ा जानवर हो जाएगा या जानवर की उपयोगिता धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो भाई नुकसान न हुआ, तो भावी भुगतान का उसमें अभाव था। अब देखिए मुद्रा, मुद्रा मतलब मनी, मुद्रा क्या है? आप जानते हैं कि मुद्रा का जो आविष्कार जो हुआ वह कैसे हुआ? आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि मुद्रा के आविष्कारों को लिखे। तो देखिए सबसे पहले जो मुद्रा जो आया ना, वो आपको पता है कि वस्तु मुद्रा आया। वस्तु मुद्रा था पहले, मुद्रा का विकास के प्रथम चरण में वस्तु ही था, क्योंकि वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। फिर वस्तु मुद्रा पर से दूसरा में धातु मुद्रा आया, क्योंकि जैसे तांबा, लोहा, कांसा, सोना, चांदी का मुद्रा बना। धातु मुद्रा पर से तीसरा में पत्र मुद्रा बना, जैसे पत्र मुद्रा में आप देखे होंगे कि कागजी नोट वगैरह आए। और अभी तो चौथा में साख मुद्रा बन गया। साख मुद्रा जानते हैं ना, जिसको क्रेडिट मनी कहते हैं, जैसे चेक है, हुंडी है, बिल है, ये सब साख मुद्रा है। तो मुद्रा की परिभाषा आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि मुद्रा की परिभाषा, तो मुद्रा वह वस्तु है जो कि विस्तृत क्षेत्र में विनिमय का माध्यम। देखिए मुद्रा उसे कहते हैं जो विनिमय का माध्यम, विनिमय मतलब खरीद बिक्री का माध्यम, लेन देन का माध्यम मुद्रा होता है। बिल्कुल, आज हम लोग वस्तु का लेन देन मुद्रा के रूप में करते हैं। मूल्य का मापक, किसी वस्तु का प्राइस भी फिक्स करना पड़ता है तो मुद्रा में करते हैं, तो मुद्रा मूल्य का मापक। मूल्य संचयन, हम मुद्रा के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, मुद्रा को मूल्य का संचयन कर सकते हैं। ऋण के भुगतान यानी कि कर्ज चुकाने में मुद्रा के किया जाता है के रूप में सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। तो मुद्रा वह वस्तु है जो कि विस्तृत क्षेत्र में विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक, मूल्य संचयन और ऋणों के भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। देखिए मुद्रा के कार्य, तो मुद्रा के आपके एग्जाम में मुद्रा के प्राथमिक कार्य पूछा गया है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या क्या है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य दो है, एक विनिमय का माध्यम, एक विनिमय का माध्यम और एक मूल्य का मापक। देखिए विनिमय का माध्यम का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मुद्रा सभी वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय के माध्यम है। विनिमय मतलब खरीद बिक्री का माध्यम, क्रय विक्रय का माध्यम। तो आज हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं तो मुद्रा के रूप में, खरीदते भी है तो लाओ 20 रुपया के खरीदते हैं, 40 रुपया के तो मुद्रा के रूप में, बेचते भी है तो चलो भाई 50 रुपया में बेचेंगे, 60 रुपया में बेचेंगे तो मुद्रा के रूप में। तो आज दुनिया में कोई भी वस्तु और सेवाओं का जो क्रय विक्रय होता है यानी कि उसका विनिमय होता है, उसका माध्यम कौन है? मुद्रा है। तो मुद्रा की प्राथमिक कार्य हुआ विनिमय का माध्यम। दूसरा मूल्य का मापक, कि आज हम किसी वस्तु और सेवाओं का जो प्राइस फिक्स करते हैं, आज हम किसी भी वस्तु का मूल्य प्राइस फिक्स करते हैं तो किसके रूप में करते हैं? मुद्रा के रूप में करते हैं। तो मुद्रा का दूसरा काम है मूल्य का मापक। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मुद्रा के रूप में ही मापा जाता है, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये मुद्रा के दो कार्य हुए। तो अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो मैं और इकोनॉमिक्स का वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। जी धन्यवाद।